सभी को नमस्कार। वर्ष 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। ग्रेड फर्स्ट के हमने लास्ट ईयर के परिणाम भी देखे हैं, पेपर भी देखे हैं। उसके बाद इस बार फॉर्म भरने की संख्या में काफ़ी कमी आई। और केवल फॉर्म भरने की संख्या में कमी नहीं आई, आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह की भी कमी है और एक डर है कि कहीं वापस से वही स्थितियां हो और हम नहीं कर पाए। जिंदगी में किसी भी योद्धा के लिए लड़ने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होना चाहिए। सिलेबस कैसा है, मेरी रणनीतियां क्या होंगी, मैं किस तरीके से इस पेपर को मैनेज करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए। एक प्रकार से रणनीति का मेरा समग्र रणनीति को लेकर एक अंतिम वीडियो होगा और ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग वो गलतियाँ करते हैं और वो बार बार करते हैं और बाद में केवल पछतावा मिलता है। हम सब ने देखा कि ग्रेड फर्स्ट में 40% पे सिलेक्शन हो रहा है यदि आप फर्स्ट पेपर में 40% मैनेज कर रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी 40% पे हो सकता है, 50-60% भी जा सकती है। लेकिन अपन यही मान के चलते हैं कि यदि आरपीसी का पेपर मैनेज करना हमने सीख लिया, सिलेबस मैनेज करना सीख लिया, एनालिसिस करना हमने सीख लिया, तो हम बहुत लीड कर सकते हैं। यदि आप में से कुछ लोग ग्रेड थर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मत दो, देना चाहिए। लेकिन आपका मूल टारगेट यदि आरपीसी स्कूल व्याख्याता है तो जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि मैं आपकी जगह होता और आज 25 दिसंबर है, ठीक है, और 25 दिसंबर को मेरे दिमाग में ये पूरी आउटलाइन होती कम से कम कि सर मेरा फर्स्ट पेपर में मुझे ये चीज़ें मैनेज कर ली हैं, ये चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, यहाँ मुझे डिफिकल्टी आ रही है, इन चीज़ों को लेकर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, मेरा सब्जेक्ट बहुत सही चल रहा है, सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ थोड़ा सा अपडेट करना है क्योंकि सिलेबस चेंज फर्स्ट पेपर का भी हुआ है, सब्जेक्ट का भी हुआ है, आईसीटी पेडागोजी का भी हुआ है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 4 महीने में सब कुछ मैनेज करना है। और 4 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते आरपीसी के वर्तमान लेवल को देखते हुए। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप बहुत सीरियसली चीजों को कर रहे हैं तो ये 4 महीने आपका एक एक दिन मतलब इन्वेस्टमेंट वाला दिन होना चाहिए कि मैं पूरे दिन को कितना इन्वेस्ट करूं, समय को कितना इन्वेस्ट करूं कि मुझे शाम को सोते टाइम ये फील आना चाहिए कि सर आज मैंने 4 टारगेट पूरे किए, 5 टारगेट पूरे किए। सबसे पहली चीज, यदि मैं आपकी जगह होता, ये पाठ्यक्रम का पूरा एनालिसिस करता। एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं मैं? इसलिए मानता हूं क्योंकि आप इतनी सारी सूचनाएं लेते हो, इतनी सारी पब्लिकेशंस हैं, हजारों पब्लिकेशन, दिन में 4 पब्लिकेशंस की 4 किताबें आती हैं उसी एक पार्ट के लिए। और हर कोई मार्केटिंग करता है। पहले ये होता था कि एक आदमी सही किताब को टारगेट करता था कि यार किताब बहुत गजब की है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। अब सबके हित अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं। आपको कहेंगे जरूर कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं ईमानदार हूं, लेकिन सब किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो आप ये आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते कि सर ये किताब बेस्ट है। आपको ये खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि सच में ये किताब बेहतरीन है और मुझे इस किताब पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको आरपीसी का वर्तमान पैटर्न दिखाएगा। तो कंप्लीटली पहली कड़ी है एनालिसिस करना। 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको निकालने हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों को आपको मैनेज करते हुए निकालने हैं। यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट पेपर को ज्यादा टाइम दो, यदि फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग है तो सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। किसी कोई ये नहीं बताएगा कि इसको इतने घंटे पढ़ो, सब अलग अलग राय, ये आपकी राय होनी चाहिए। दूसरों की राय के आधार पर यदि तुम करोगे तो पिछड़ जाओगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, टारगेट बेस्ड स्टडी करो, डेली टारगेट बनाओ, उनको पूरा करो। साथ में पाठ्यक्रम का पूरा एनालिसिस दिमाग में चलना चाहिए कि इतने बड़े पाठ्यक्रम को मुझे एक महीने में इतना पाठ करना है, अगले महीने में इतना करना है, और लास्ट में जाके स्थिति हो जानी चाहिए कि मैं 3 से 4 बार रिवाइज कर पाऊं। प्रत्येक पाठ के शॉर्ट नोट्स मेरे पास होने चाहिए, ना कि मैं किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स या किसी दूसरे साथी के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके खुद के होते हैं और ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और तीसरा, मॉक टेस्ट जरूर दें क्योंकि उनसे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। उस मॉक टेस्ट के आधार पर गलतियों को नोट करें और वो गलतियां इस कदर कम होती जानी चाहिए कि जब लास्ट में 6 या 7 मॉक टेस्ट बचे उस समय आपसे गलतियां हो ही नहीं रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे है, किस लेवल का यदि पेपर आता है तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ये कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी है। पेपर का पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, पहले फर्स्ट पेपर का, फिर आईसीटी पेडागोजी वाला भी मैं बताऊंगा क्योंकि वो बड़ा चेंजेज है उसके अंतर्गत। आपका फर्स्ट पेपर है और
इस फर्स्ट पेपर में पहला पार्ट जो है आपका आता है वो राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास, विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन। यह आपके दिमाग में इसलिए चलना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन का इस बार बड़ा रोल है। लास्ट ईयर के अपने पेपर देखे आरपीसी के, तो सभी में लगभग मतलब अधिकतर पेपर में 7 प्रश्न पूछे गए राष्ट्रीय वाले से। इस बार चूंकि इसका पार्ट बढ़ाया गया, अपने मान के चले कि 6 से 7 प्रश्न आएंगे। अभी जो हम टेस्ट सीरीज जो शुरू कर रखी है हमने, मैं उसमें 7 प्रश्न मैं खुद बना रहा हूं इंडियन हिस्ट्री के, राष्ट्रीय आंदोलन के, और आपने देखा होगा एक लेवल वाले प्रश्न कि कितना भी हार्ड लेवल आ जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है और आप पहली बार पढ़ रहे हैं, चूंकि ये 15 नंबर का पार्ट है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को यदि अपन देख लें तो पूरा का पूरा ये कितना नंबर का पार्ट है, 15 नंबर का पार्ट है, यानी 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 30 नंबर का पार्ट है। और इस पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर तो खैर इस बार आप किसी भी पार्ट को नहीं कर सकते, आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, बिना लड़े तो आप भाग ही नहीं सकते इस बार। लेकिन उसमें भी आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ढंग से तैयार करें, यदि आपने एनालिसिस किया हो। यदि कोई बच्चे ने कमेंट में जरूर ये बात कहिएगा जो मैं बता रहा हूं कि मैंने सच में सर एनालिसिस किया और मेरे समझ में आया कि इस पार्ट को जितना बड़ा दिखाया गया उतना बड़ा पार्ट है नहीं। ये राष्ट्रीय आंदोलन है, चूंकि मैं खुद हिस्ट्री से जुड़ा हूं तो मुझे पता है, खुद मैं पेपर बना रहा हूं इसके, पीवाईक्यू बेस जितने भी हैं, क्या क्या प्रश्न आए वो सब दे रहा हूं मैं, तो मुझे आइडिया लगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद का उदय 1858 1919, जन राष्ट्र उग्र राष्ट्रवाद का उदय 1919 से 1942, क्रांतिकारी गतिविधियां स्वतंत्रता विभाजन की और 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ये पार्ट स्पेशली ध्यान देना आप। यदि आपने ये टॉपिक्स ढंग से पढ़ लिए हैं तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्यों? आपको सिलेबस बड़ा लग रहा है? सिलेबस बड़ा है ही नहीं, मैंने क्या कहा। यदि आपने ये पार्ट ढंग से पढ़ लिए हैं तो ये लास्ट वाले जो पार्ट हैं, वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, सुखदेव, राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, बी.आर. अंबेडकर, ये सब इसी पार्ट का पार्ट है, याद रखना। आपको लास्ट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ये 5 टॉपिक इतने शानदार तरीके से तैयार कर लो और ये टारगेट लेके चलो कि सर ये 7 प्रश्न आएंगे, 7 में से मैं 6 तो 100% करूंगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर कंटेंट क्या बेटर हो सकता है। इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़े खासियत यह है कि इसमें हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न आते हैं। भाषा ऊपर नीचे हो सकती है, फैक्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। यदि आप इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करोगे तो मैं मान सकता हूं कि आप लगभग 35 से 40 पेज आप तैयार कर सकते हो। किताबें मार्केट में देखोगे 150 पेज की मिलेगी। आप अपने 35 से 40 पेज के शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, ये 6 से 7 प्रश्न का मैटर तैयार हो जाएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं, यदि कर पाए तो। अन्यथा आप 150 पेजों की, 200 किताबों पेज की किताब इस मैटर पे देख लेना, वो भी आपको कम लगेंगी। हो सकता है इस पे 300 पेज पढ़ लो, उतने कम है। लेकिन एनालिसिस करना पड़ेगा कि उग्र राष्ट्रवाद में 1919 से 1942 में स्पेशली कौन सी चीजें हैं, राष्ट्रवाद का उदय में क्या है, 1857 के संग्राम में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या पूछी जा सकती हैं। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को राजस्थान वाले से भी जोड़ लेना, आपका राजस्थान हिस्ट्री का भी एक टॉपिक तैयार हो गया। को रिलेवेंट करते हुए चीजों को करोगे तो ये जो 30 नंबर का पार्ट है, 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आराम से कर सकते हो। 2 या 3 दिन इसका पहले एनालिसिस करना, 2 या 3 दिन ये देखना कि इसमें क्या कंटेंट हो सकता है, और 2 या 3 दिन इसके पीवाईक्यू देखना। पूरे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, मजा आ जाएगा कि सर इस पार्ट को ऐसे पढ़ना। डरिएगा मत, मैं खुद कह रहा हूं बहुत आसान पार्ट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर आपको लग रहा है आसान, हमारे लिए इतिहास नया विषय, कहां से क्या पढ़ें। कोई भी किताब गाइड आपने ला रखी है तो उसको छोड़ना मत, उसी को पढ़ लेना। समझ रहे हो? यह आपके दिमाग में सर लाए नहीं है, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स मान लीजिए कई बच्चे कहते हैं सर हमने गणपत जी के नोट्स पढ़ लिए, यदि आपने उनके नोट्स पढ़े हैं तो उन्हीं पे विश्वास रखिए, बेस्ट है वो। ठीक है। यदि आपने को लगता है कि सर इसमें पप्पू सिंह प्रजापत की किताब हम ले, पप्पू सिंह प्रजापत की जो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है हिस्ट्री पे उनका काम बढ़िया रहता है, आप उनका ले सकते हैं। डिटेल्स मिलेंगी, यद्यपि उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें अलग करनी पड़ेंगी। आप कंप्लीटली एक शब्द को याद नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते। आपको देखना पड़ेगा कि यहां से ये मसाला लेना है। आप ये सोचते हो कि मैं 100 पेज हैं, 250 पेज हैं, पूरे याद कर पाऊंगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको शॉर्ट नोट्स तो हर चीज से अपने बनाने पड़ेंगे, तो ये चीज तो आपको क्रिएट करना है। या इन 2 के अलावा कोई तीसरी कोई भी पब्लिकेशन की गाइड आपके पास, मैं कहूंगा जो आपको पसंद आ गई, जिसकी भाषा शैली आपको पसंद आ गई और जिस टीचर पे विश्वास है, उस टीचर पे विश्वास रखिए, उसकी किताब ले आइए, उसको पढ़िए। मैं नहीं कहूंगा कि उसको पढ़िए, उसको पढ़िए, जिसको पढ़ना आपको पढ़िए, लेकिन एनालिसिस करना सीखिए कि आपको लास्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट के 3 टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आपने ये ढंग से पढ़ लिए। इस सिलेबस को देख के डरना मत, ये 7% बहुत आसानी से किए जा सकते हैं।
बहुत आराम से आपके प्रश्न हो जाएंगे यदि आपने 35 से 40 पेज में इनको सबमिट कर लिया। मैं टेस्ट सीरीज में जो व्याख्या डाल रहा हूं ना, वो इसी बेस पे डाल रहा हूं कि बाहर बन ही नहीं पाए, जितने प्रश्न बन गए उससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, किसी पे विश्वास मत रखिए, बट ये 7 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना मत इसको। किताब मैंने बता दी, पप्पू सिंह प्रजापत देख लो, गणपत जी के नोट्स में गणपति नोट्स, या तीसरी कोई भी गाइड आपके पास है उस पर विश्वास रखिए और बढ़िया तरीके से उसको बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट अगला पार्ट है इसमें राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास की अपन बात करते हैं कि सर राजस्थान के इतिहास से पिछली बार बहुत हार्ड प्रश्न आए, लेकिन चूंकि 7 प्रश्न वहां से आ गए तो बाकी बचे 8 प्रश्न। 8 प्रश्न राजस्थान के इतिहास से भी आने, कला संस्कृति से भी आने, तो बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं रहा, लेकिन इसमें भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कौन से पार्ट में डिटेल प्रश्न पूछ सकता है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट में तो वही चीजें पूछेगा जो सब किताबों में गाइडों में दे रखी है, तो इसमें तो आपने जो पहले पढ़ा है उसी कंटेंट को सेम रखें। गुजर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, राजस्थान, मुगल, सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राज सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। ये पार्ट वो है जो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहां आपके पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई भी किताब हो, कोई भी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब हो, चाहे आप तो कॉलेज लेवल पे जो शर्मा व्यास वाली किताब चलती थी उससे भी आपने इस पार्ट को तैयार कर लिया, मैं कहता हूं प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आरपीएससी उस किताब को फॉलो करती है, शर्मा व्यास को। समझ गए आप? बढ़िया किताब है। और यदि आपको उसको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना, हुकुमचंद जैन वाली हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली देख लें, लेकिन वो शॉर्ट एंड स्वीट है, मैं कह नहीं सकता कि प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कॉलेज लेवल पे किताब चलती है वो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा पढ़िए, कहानी के रूप में मजा आएगा। शॉर्ट नोट्स इसमें तैयार कीजिए, या आपके पास जो गाइड आपने ला रखी है, विश्वास तो करना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा कि वो 100% पढ़िए, कोशिश तो करिए कि शर्मा व्यास, पावा वाली किताब, इनमें से कोई भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, हुकुमचंद जैन वाली किताब, कोई भी किताब एक पढ़ डालो। बहुत आसान पाठ है यदि पढ़ोगे तो। और यूं देखोगे कि सर ये तो बहुत हार्ड है, इसमें नए प्रश्न आते हैं, नए प्रश्न आपको खुद सोचना पड़ेगा, चीजों को एनालिटिकली कंपैरिजन में पढ़ोगे ना, तो इतिहास इतना कठिन है नहीं। मेरे जैसा मंद बुद्धि का व्यक्ति इतिहास में इतना कर गया तो आप तो बहुत कुछ कर जाओगे बेटा जी। ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को पहले से मन में हार मान लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। बस चीजें बहुत आसान है, एनालिसिस करना सीखो पाठ्यक्रम का। ये पार्ट मुझे लगता है कि इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 क्रांति, वही आपको 1.5-2 पेज इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने। राजनीतिक जागृति पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे कृषक व जनजाति आंदोलन हो, इसमें जिन जिन लोगों ने योगदान दिया वो पूरा पार्ट हो जाता है। तो इसमें भी आप देखना, प्रश्न पुराने भी प्रश्न उठा के देखना, आरपीएससी का पूरा इतिहास उठा के देख लेना, इसमें बहुत लेंदी प्रश्न नहीं पूछे गए। फैक्चुअल चीजें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। जो डिफिकल्टी इस बार पूछी गई वो इन राजवंशों से पूछी गई, तो इनको थोड़ा सा आपको डीपली तैयार करना पड़ेगा। राजस्थान का इंटीग्रेशन इसमें कितना डीपली जाएगा, कितना भी डीपली जाएगा, आपको पूरे आंकड़े तक याद है तो फिर कहाँ दिक्कत है। तो ये टॉपिक तो वैसे भी आपको बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है। तो राजस्थान के इतिहास के मान लीजिए 4 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी कि किसी टॉपिक को आपको शॉर्ट में पढ़ना और किसी टॉपिक को आपको बहुत डीपली पढ़ना है। ये एनालिसिस कोई कोई दूसरा नहीं बताएगा, ये एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। जहां तक आप पेपर देखोगे, पुराने 2 साल के पेपर देख लेना, 2 साल से पुराने आरपीएससी के पेपर देखने ही नहीं है आपको। 2 साल पुराना आरपीएससी का पैटर्न ही अलग था, क्यों ही देखने हैं मुझे। मैं तो कंप्लीटली कहता हूं 2 या 3 साल को कंप्लीटली फॉलो कीजिए, उसके अलावा फॉलो ही मत कीजिए। लेटेस्ट में जो पेपर आ रहे हैं वो दिमाग में होने चाहिए। आप पुराने 10 साल के पेपर देख रहे हो, मूर्खता कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, टाइम खराब कर रहे हो। बहुत सख्ती के साथ इसलिए कर रहा हूं कि समझ जाओगे तो बेटर है। टाइम बहुत कम है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसके लिए आपके पास कोई गाइड है तो ठीक है, वरना शर्मा व्यास वाली किताब भी देख लोगे, बेस्ट है मेरे अनुसार। कला संस्कृति में आपके टॉपिक हैं लोक देवता, देवी, राजस्थान के संत, वही 4 टॉपिक 5 टॉपिक हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। जिस किताब से आपने पढ़े हैं उसी से पढ़िए। उससे बाहर आते हैं तो इसका मतलब उससे बाहर आएंगे, चाहे कितना भी कंटेंट पढ़ लेना है। तो जो भी किताब पढ़िए, जैसे मान लीजिए अपने ओम प्रकाश चौधरी सर की कला संस्कृति किताब है, पप्पू सिंह प्रजापत की है, या आपके पास मान लो किसी और टीचर की है, किसी की भी हो, लक्ष्य की है, पेनोरमा की है आपके पास, जिसकी भी गाइड हो, आरबीडी की है, जिसकी भी गाइड है, उसी पे विश्वास रखिए। आप ये देख लीजिए उनमें से किसी एक टॉपिक पे जिस पे इस बार लेंथी प्रश्न आए हैं, उसको थोड़ा और कंटेंट यदि उसमें ऐड किया जा सकता तो उसी किताब में ऐड कर लो, ना कि उस किताब को बंद करके आप नई किताब मार्केट से लाओ, कोई मतलब नहीं है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसी को पढ़िए, लेकिन जहां से प्रश्न बहुत गहराई से पूछे गए उन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में तैयार कर लीजिए। तो
एनालिसिस ये कहता है फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट पे ध्यान देना है, जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस बार नया है, बस मैंने बता दिया, वहां से पढ़ सकते हैं, या आर्य कंपटीशन की जो किताब आती है ना इतिहास की, उसमें से वो टॉपिक उठा लो, उसकी पेज की फोटोकॉपी करवा लो किसी इतिहास के बच्चे से, और उनको कम से कम जरूर पढ़ जाना। वन लाइनर आती है, वहां से भी प्रश्न हो जाएंगे आपके, यदि आर्य कंपटीशन वाली किताब आपने पढ़ ली तो, वन लाइनर भी आपने ढंग से समझ लिया तो। कि थोड़ी सी मेहनत तो आपको देखो करनी पड़ेगी, बाकी 50 किताबें हैं, कोई मतलब कितना भी कर लो अपन, अलग अलग जितने लोगों की बातें सुनेंगे उतनी बातें आएंगी। तो ये आपका 30 नंबर वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा और पूरा फोकस कीजिएगा। 1 घंटा कोशिश कीजिए कि इस पार्ट को दें और इस पर मेहनत करें और इसमें आउटकम्स लेके आए मॉक टेस्ट के माध्यम से। फिर दूसरा पार्ट आता है आपका रीजनिंग वाला, मैथ रीजनिंग वाला पार्ट। पिछली बार यदि आप एक नॉर्मल रेशियो निकालोगे, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे स्कूल लेक्चर में सबसे अधिक सेलेक्ट हो रहे हैं, यद्यपि सब्जेक्ट उनका अच्छा नहीं था, लेकिन वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस इसमें अच्छा कर गए और वो 40% वाले क्राइटेरिया को पार कर गए, वो स्कूल लेक्चर बन रहे हैं। और जिन बच्चों को लगता था कि मैं सब्जेक्ट में बड़ा धुरंधर हूं, कई टीचर कहते थे सब्जेक्ट पढ़ो जीके मत पढ़ो, बड़ी मूर्ख बनाते हैं। कभी भी बच्चे को निष्पक्ष राय दो कि यार बैलेंस जो बनाएगा ना, संतुलन जो बच्चा बनाएगा वही बच्चा आगे बढ़ता है, और वो बच्चे सेलेक्ट हो गए। आपको इस बार ये समझना है, जो आर्ट्स पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, यदि आपको लगेगा कि सर मैथ आती नहीं है, हो सकता आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी मेरी तरह, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि यदि अपन इच्छा शक्ति पैदा कर लेते हैं कि यार पूरी नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन मैं 4 या 5 प्रश्नों का कंटेंट तैयार कर लूंगा, तो कर लोगे, डरोगे तो कुछ नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि मैथ रीजनिंग वाले पार्ट के लिए मैं इतना ही करूंगा कि इसमें से पुराने पेपर देखो, कोई भी एक गाइड, जैसे पिछली बार मान लीजिए आरबीडी की ठीक आती है, इस पे जो यूएस शेखावत की किताब आती है ना वो बढ़िया है भाई, ठीक है, बार बार इसको चेंज नहीं करना। आरबीडी वाली यूएस शेखावत की किताब बहुत बढ़िया है, पिछली बार भी बेस्ट थी, ये हर बार इनका मैथ का कंटेंट अच्छा होता है। तो यूएस शेखावत हो, आरएस अग्रवाल हो, या कोई तीसरी किताब आपके पास हो, जो भी आपने ला रखी है वो किताब इस पे पढ़िए। कोशिश कीजिए कि आर्ट्स पृष्ठभूमि के बच्चे हो तो इसका एक छोटा कोर्स, कंप्लीट जीके का कोर्स किसी का मत लेना, पिछली बार हमने भी जारी किया था, इस बार हम जारी नहीं कर रहे, क्योंकि छोटे पार्ट में जारी कर रहे हैं। इंग्लिश का बेस्ट है तो हमने इंग्लिश का जारी कर दिया, साइंस का बेस्ट है साइंस का जारी कर दिया, मैथ रीजनिंग का जारी कर दिया, पॉलिटी का छोटा सा जारी कर दिया। मतलब इसी पार्ट पे काम कर रहे हैं कि जो हम सबसे बेस्ट बच्चे को दे सकते हैं वही करना। आपको भी यही देखना है कि कोई टीचर जो बहुत बेहतरीन पढ़ाता है, सिर्फ उसी का पार्ट विशेष ऑनलाइन कोर्स ले लो या उसकी बुकलेट ले लो। सब कुछ कंप्लीट ना तो किताब लानी चाहिए, ना ही कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो, जो आपको बेस्ट होगा वो मिल जाएगा। इसमें भी ये कोशिश करो कि मेरे अकॉर्डिंग कोर्स ले सकते हैं, चाहे वो हमारा लो चाहे किसी और का लो, जो आपको बेहतरीन लगे, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगे, और जिस बेसिक लेवल से पढ़ाता हो, स्कूल लेवल का कोई बंदा हो, स्कूल एजुकेशन का बंदा हो, वो बेसिक लेवल से पढ़ाएगा, क्योंकि प्रश्न उन्हीं किताबों से उठाए जाते हैं। आपकी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वहीं से प्रश्न आता है, तो यदि वो उनको पढ़ाता हो तो बेस्ट तरीका होगा आपको पढ़ने का। तो वहां से इसको तैयार कर लो, मेरी तो यही राय है, किताब लाओ तो ये ले आना, बाकी इसका कोर्स या ऑनलाइन या पर्सनली किसी से पढ़ लेना, छोड़ना मत, छोड़ोगे तो पिछड़ जाओगे। ये पूरा सिलेबस आप लोगों ने देख रखा है, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्पेशली रीजनिंग वाला पार्ट तो मत, कम से कम मत छोड़ना इसमें। फिर आता है भाषा योग्यता वाला, हिंदी और इंग्लिश। पिछली बार ही मैंने चर्चा की थी, हिंदी के 5 प्रश्न है, छोड़ना नहीं है। कितना भी हार्ड भी, वैसे हार्ड बनता ही नहीं हिंदी का, हार्ड से हार्ड भी आ जाएगा, तो यदि थोड़ा सा समझ लिया आपने तो यहाँ से 4% 3% आराम से हो जाता है। जो बच्चे होते हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, सर हिंदी नहीं आती, मैं कहता हूँ कोशिश करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपको लीड दिलवा देगा, और आपने छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके 5 टॉपिक हैं गिनती के। राजस्थान बोर्ड वाली कौन सी किताब चलती है वो, हाँ 9 से 12 की जो आरबीसी की हिंदी वाली जो किताब चलती है ना, वो ले आना, कम सम टाइम में, शॉर्ट टाइम में वो पढ़ लेना, वो तो बेस्ट है ही। इसके अलावा यदि मान लो आपने राघव प्रकाश पढ़ी है, कोई और पढ़ी है, ल्यूसेंट पढ़ी है, कोई भी पढ़ी है, उसी को बार बार पढ़े, जो पिछली बार पढ़ा था। हिंदी को कोई चेंज नहीं करना है, ना कहीं इसमें कोर्स की जरूरत है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना अभ्यास करोगे हिंदी के इन प्रश्नों का, जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर है। तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे बीच में मतलब 15 दिन से 1 दिन 2 दिन एक टॉपिक को ले लो, रिवाइज कर लो, फिर अगले 15 दिन में 2 टॉपिक रिवाइज कर लो, ऐसे एक 2 टॉपिक ले लो, बांध लो कि ये टॉपिक महीने में हिंदी के मुझे 2 या 3 टॉपिक कवर करना है।
बस ये हिंदी इंग्लिश के 2 या 3 टॉपिक करने हैं। इस प्रकार से लेके चलो ताकि पूरा सिलेबस में बैलेंस बना रहेगा। तो इनमें से कोई सी भी किताब आप देख लो। बाकी राजस्थान बोर्ड वाली किताब जो 9वीं से 12वीं चलती है वो बेस्ट किताब है इसमें, उससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। 9 से 12 वाली, ठीक है, सरल हिंदी व्याकरण जो है, या कोई गाइड है तो वो देख लीजिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, बाकी दिक्कत नहीं है। फिर इंग्लिश की बात आती है। इंग्लिश में टॉपिक यदि कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से फिक्स पर्सन आते हैं, जैसे आर्टिकल, डिटरमाइनर्स वाला, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, ठीक है। ये एक आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कोई भी बच्चा यदि 2-3 घंटे भी कोई टीचर के पास बैठ के समझेगा तो समझ लेगा। कोई बच्चा ये सोचता है कि सर इंग्लिश तो आएगी नहीं, छोड़ ही दूंगा, तो ये मूर्खता है। छोड़ना कभी कुछ नहीं है। 3 प्रश्नों को तो टारगेट करो ही करो कि 3 प्रश्न तो इंग्लिश में लेके आना है। कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए। बाकी किताब मेरी तो फेवरेट बीके रस्तोगी, क्योंकि मैंने इतनी इजी किताब मेरे जो समझ में आई, वो मेरे को इससे बढ़िया किताब कोई लगी नहीं। बाकी आपके पास कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की किताब है, आप देख सकते हो, कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। यद्यपि इंग्लिश का हमने भी इस पे अपनी एजुकेशन पे एक बहुत बेस्ट टीचर हैं, उनका कोर्स जारी किया, आपको समझ में आए तो उनका ले लेना, या कोई दूसरा टीचर आपको उनसे बेस्ट मिलता है तो उससे ले लेना, पढ़ लेना। कोशिश करना कि 5 से 10 घंटे में ये ऐसा पार्ट है जहां से 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे पार्ट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंग्लिश वाले को। तो बीके रस्तोगी, ल्यूसेंट या कोई भी किताब आपके पास है देख लेना। मुझे सबसे बेस्ट किताब ये लगती है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है। उसके बाद पार्ट आता है आपका करंट वाला। बड़ा इशू होता है कि सर करंट में क्या करें, क्योंकि करंट का एक भी पर्सन बच्चों को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? पिछली बार जो करंट पूछा गया वो लगभग इंडिया का था। इस बार राजस्थान वर्ड भी जोड़ा है, तो इस बार राजस्थान के भी 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। मान लो 5 वहां के आ जाए या 5-5 राजस्थान इंडिया दोनों के आ जाए, जो भी आ जाए। तो पिछली बार पूरा प्रश्न जो पेपर आया था वो पीआईबी से आया था, क्योंकि पीआईबी के लास्ट में मैंने आपको 8 या 10 पेज शेयर किए थे, उनमें से 3 या 4 प्रश्न थे, जबकि मैं पूरा पीआईबी नहीं बना पाया था। 3 या 4 प्रश्न वहां से आ गए थे। 10 या 15 पेज की पीडीएफ मैंने शेयर की थी, जो मैंने खुद मेहनत की थी। मतलब पीआईबी को पढ़ना, पीआईबी में एक दिन में कम से कम 50 इंफॉर्मेशन आती हैं। उनमें से 50 इंफॉर्मेशन में से आप सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन और पर्सन की भाषा को समझ पाओ, तब जाके पीआईबी होती है। पीआईबी पढ़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है। 10 प्रश्न आपके आएंगे तो सर कोई करंट के मैगजीन पढ़ लें क्या? देखो मैगजीन तो आप पढ़ लो, क्रोनोलॉजी या मूमल या कोई भी पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है, ये भी फॉलो करने लग गए आजकल पीआईबी साइट से। लेकिन यदि आप थोड़ी सी आदत डाल सकते हो 10 मिनट की, तो डेली पीआईबी साइट से कुछ चीजें यदि आप शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लोगे तो बढ़िया रहा है। यद्यपि कोशिश मैं भी करूंगा कि लास्ट टाइम में पिछली बार की तरह इस बार पीआईबी का पूरा सार दूं, लेकिन फिर भी साथ साथ में मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो राजस्थान के लिए तो सूजस है ही, ठीक है, राजस्थान के लिए तो सूजस देख लें, और इंडिया के करंट के लिए पीआईबी देख लें। पर्सन तो इन दोनों में से आना है, क्योंकि सुजस में राजस्थान का पूरा आ जाता है, पीआईबी में इंडिया का पूरा आ जाता है। अब आपको लगता है कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्रोनोलॉजी या मूमल किसी एक मैगजीन को तो पकड़ो, पकड़ के तो रखो। फिर लास्ट टाइम में मैं देखूंगा या कोई और टीचर देखेगा, पीआईबी का यदि सार अपन निकाल पाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 10 मिनट निकाल सकते हो तो पीआईबी पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है। अब उसमें अच्छी चीजें क्या होती हैं, खराब क्या होती हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करना, पेपर देखोगे ना आप तो आपको समझ में आएगा। अरे खेल वाले प्रश्न पे आ गया, ये इनोवेशन वाले पे, स्पेस वाले पे प्रश्न आ गया, ठीक है, ये प्रमुख सम्मेलन पे, आपको समझ में आने लग जाएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। धीरे धीरे आप 5-10 दिन लगातार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। कोई भी आदमी जन्म से विद्वान नहीं होता है, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन जब मैं साइट पे जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये चीज अच्छी है और ये चीज खराब है। ये चीज आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी। और फिर भी यदि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो एक बार क्रोनोलॉजी पढ़ते रहें, सुजस वाला देखते रहें, उसके बाद चीजें हो जाएंगी। इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस पार्ट पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि ये बेवफा वाला पार्ट है, ये हमेशा बेवफाई कर सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। आप इसमें 100% सुनिश्चित नहीं हो सकते कि करंट में इतना पढ़ लूंगा फिर मेरे 10% सही हो जाएंगे, क्या हो सकता है 2% सही नहीं हो। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना इस पार्ट को लेकर, और ज्यादा ऑनलाइन वगैरह या कहीं भी मैं तो सो रहा हूँ एक बार छोड़ दो, जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो और लास्ट टाइम में देख लेना बस इसको, ठीक है, ज्यादा टाइम मत देना, लेकिन इस पर भरोसा नहीं कर सकते अपन। नेक्स्ट, जनरल साइंस, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल। जनरल साइंस से 5 प्रश्न आते हैं। पिछली बार सिलेबस छोटा था, इस बार सिलेबस इन्होंने इतना बड़ा किया है कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सिलेबस की हेडलाइन देख के परेशान हो जाएं कि सर सिलेबस इतना बड़ा है, अब क्या क्या पढ़ना है, इतने टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ें कौन से को छोड़ें। यदि आप एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि इन सभी टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते रहे, तो एनालिसिस खराब हो जाएगा आपका यहाँ पे, कि कितना एनालिसिस कर लो। कि जैसे अब करंट में एनालिसिस करूं मैं,
करंट में जैसे मैं एनालिसिस करूं तो मेरे दिमाग में आता है कि फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, हाल के विकास कार्यक्रम है, इस पे लगभग एक प्रश्न आता है। तो ये कितने की योजनाएं होंगी, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नवीनतम पुस्तकें और लेखक, लास्ट एक पेज हो सकता है। खेल कूद गेम्स इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी 100% आएगा, 3 या 4 पेज का कंटेंट तैयार किया जा सकता है। मतलब करंट में आप एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय में समसामयिक अंतरराष्ट्रीय मुद्दाएं घटनाएं, इसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, विदेशी व्यक्तियों की यात्राएं, विदेश में कुछ प्रमुख मुद्दे जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध है या कोई और प्रमुख घटना हुई है, ठीक है, या प्रमुख कोई आविष्कार हुआ है उससे जुड़ी हुई, तो इस पे आप लास्ट में देखोगे 3 या 4 पेज बन जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न आ जाएगा यहां से, ठीक है। खेलकूद पे एक प्रश्न आ जाएगा, नवीनतम पुस्तक लेखक प्रश्न आ जाएगा, पुरस्कार सम्मान पे प्रश्न आ जाएगा। अब इनको देखते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बचता है, लेकिन आता पूरा पीआईबी का है, आता पूरा पीआईबी का है। अब आप ये देखते हो कि सामाजिक आर्थिक संकेतक एक अनसुलझा सा टॉपिक हो गया। अब यहां एनालिसिस करते हो समझ में आता है कि यार इसको महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत सारी हो जाती हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हो तो यहां समझ में आता है कि यार ये टॉपिक्स तो देख के जाऊं, 1 2 3 4 5, ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो बहुत कम समय में तैयार किए जा सकते हैं, 6 महीने के, क्योंकि करंट आपके 6 महीने का आता है। और 6 महीने में भी लास्ट में, जैसे मान लो मई लास्ट में एग्जाम है, तो आप मान के चलो कि आपके लिए फरवरी मार्च जो बजट वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। तो बजट एनालिसिस आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो आप करंट में, लेकिन साइंस में आप दिमाग लगा के करोगे क्या, समझ में नहीं आएगा। इतने सारे टॉपिक डाल दिए हैं, बाकी एनसीईआरटी के अप्लाइड टॉपिक डाले हैं इन्होंने, लेकिन इतने टॉपिक की संख्या होगी, क्या सब टॉपिक को पढ़ना संभव है? देखो, सबको पढ़ना संभव नहीं भी है भी। यदि थोड़ा सा, यदि आप वन लाइनर के रूप में आपको कंटेंट मिलता है, कोई टीचर समझाने वाला मिलता है, तो आसान हो जाएगा। यदि भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसकी एक छोटी सी बुकलेट जो हेमराज जी सर हैं, आपने देखा होगा टेस्ट में कितने गजब के क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के, ठीक बना रहे हैं वो, ठीक है। उनसे एक निवेदन भी है और वो जल्दी निकाल देंगे इस पे एक सारगर्भित एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एनसीईआरटी का और दृष्टि की जो चीजें हैं उनको शामिल करते हुए शॉर्ट एंड स्वीट एक किताब निकालने का प्रयास रहेगा। लेकिन फिर भी आप हल्का सा राजस्थान बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उनमें जो टॉपिक मिलते हैं उन टॉपिक्स को कम से कम एक बार रिवाइज कर लो, ये मेरी ईमानदारी वाली राय रहेगी। और यदि आप पढ़ सकते हो उनसे या उनका कोर्स ले सकते हो तो आप देख लें, आपको लगता है कोर्स लेना सही रहेगा तो देख लेना, वरना आप खुद अपने लेवल पे कुछ टॉपिक्स तो कम से कम पढ़ना, क्योंकि 5 प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सर पूरे पार्ट को छोड़ दें। अभी तो बहुत आनुवंशिकता विकास वाला साइकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण की जो लेटेस्ट चीजें हैं वो इनोवेशन को पढ़ने, जैव विविधता, सतत विकास, ये जो लास्ट वाले टॉपिक इन्होंने जोड़े हैं ना, ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, अप्लाइड है और ये आते रहते हैं। तो इनको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं, इन पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, इन पे जो भी आता है वो करंट के संदर्भ में आता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अन्यथा तो आपको लगेगा तो 15 टॉपिक है, 15 टॉप 5 प्रश्नों के लिए क्यों पढ़े। लेकिन पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 3 प्रश्नों का मैटर टारगेट करो इसमें। फिर आता है सामान्य विज्ञान, ये भारतीय राजनीति, पॉलिटी वाला पार्ट हमें बड़ा तकलीफ दे लगता है क्योंकि पॉलिटी ऐसी आती है। लेकिन इस वर्तमान सिलेबस का आप थोड़ा सा एनालिसिस करना, जहां तक मैं समझता हूं, जैसे अधिनियम 1935 है, ये किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत आसान है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने खूब पढ़ा है इसको, और ये फैक्चुअल चीजें हैं, यदि आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न यहां से आएगा, ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ लेना, आप ये टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। अब जैसे संविधान सभा, भारत के संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़े टॉपिक हो गए, हो सकता है बहुत टाइम लग जाए और प्रश्न हो सकता है फिर भी गलत हो जाए, यद्यपि एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है इसके लिए, या जो किताब आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी जो बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये छोटे टॉपिक है, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। ये पंचायत नगर पालिकाएं छोटा टॉपिक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय हरित न्याय, ये जो आयोग है ये छोटे टॉपिक है, इन पे आधा आधा पेज का मैटर कंटेंट तैयार होता है। और जितने यूपीएससी के पर्सन देख लेना, इतने हार्ड नहीं लगेंगे आपको इन आयोग के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा एक मीडियम रवैया अपनाना है कि जो मैंने आपको कहा कि मान लीजिए पॉलिटी की सर पता नहीं, समझ में नहीं आता, ये टॉपिक जरूर पढ़िए, ये टॉपिक्स जरूर पढ़िए, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं और सब किताबों में गाइडों में सही मिल जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद और संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये तो किसी टीचर से पढ़ सकते हो, जैसे ओम जी सर अच्छा पढ़ाते हैं पॉलिटी, या कोई दूसरा टीचर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, या उसके एम लक्ष्मीकांत की चीजों से आपको सार निकालना पड़ेगा। यूपीएससी वाले प्रश्न देखने पड़ेंगे, कंप्लीट यूपीएससी के प्रश्न आएंगे, कथन कारण वाले प्रश्न, सुसंगत कथन वाले, 1 2 3 वाले, वैसे प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा डिटेल्ड वाला मैटर है, तो आप यहाँ इग्नोर भी कर सकते हो, यद्यपि ये हो सकता है कि 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाए। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक ये वाला पार्ट छोटा भी हो गया और ज्यादा भी हो गया,
तो 3% तो आप आराम से पॉलिटी में कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत देख लीजिए, या कोई आपके पास बेस्ट नोट्स हैं तो वो देख लीजिए, बाकी किताब के रूप में एम लक्ष्मीकांत बेस्ट है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान ज्योग्राफी की। पिछली बार 10 प्रश्न आए थे और इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं सुनना किसी का। मेरे अकॉर्डिंग हरिमोहन सक्सेना से बेस्ट कुछ नहीं है। तो हरिमोहन सक्सेना को फॉलो कीजिए, उसको ढंग से तैयार कर लीजिए। आपको लगता है हरिमोहन सक्सेना बहुत हार्ड है सर, तो हरिमोहन सक्सेना हार्ड है तो फिर कोई भी पतली गाइड के रूप में यदि किसी की राजस्थान ज्योग्राफी की अच्छी कोई किताब लेटेस्ट आई हो तो वो देख लेना। बाकी मैं ही कहूंगा हरिमोहन सक्सेना को ही फॉलो करना चाहिए, उसके अलावा आप नहीं देखना। हरिमोहन सक्सेना हार्ड लगती है तो फिर जो गाइड आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन की गाइड हो या विजय सिहाग सर के नोट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हरिमोहन सक्सेना इसमें बेस्ट है, इसके अलावा नहीं देखना आपको। और ये 10% का मैटर है और ये आपको सेफ बचाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली चीज़ें आएंगी नहीं। तो इस पार्ट को जरूर ढंग से देख जाना, क्योंकि 10% आपको लीड दिलवाएंगे और ये ईजी भी रहेगा। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। सर साइकोलॉजी में क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि साइकोलॉजी का वेटेज एक प्रकार से उन्होंने कम किया। यद्यपि 15% आने थे, पिछली बार तो 10 से आए, इस बार पता नहीं कितने के आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन अपन 10% के हिसाब से भी माने तो थोड़ा सा एनालिसिस में इसलिए बता रहा हूँ साइकोलॉजी और प्रबंधन का और आईसीटी का, क्योंकि मेरा पार्ट है जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है। तो इसका देखना, साइकोलॉजी में आपके 5 टॉपिक हैं। प्रकृति क्षेत्र और प्रभावी शिक्षण के निहितार्थ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें टू द पॉइंट पढ़ना आपको। एक भी चीज, अब जो नई वाली किताब निकाली है ना, मैंने केवल 190 पेज की निकाली। 190 पेज क्यों निकाली? मार्केट में साइकोलॉजी की किताबें 200, 250, 250 पेज तक किताब निकाल रखी है। मैंने सिर्फ 190, जो सबसे डिटेल्ड मैटर डालता हूं, फिर भी मैंने 190 पेज निकाला है, क्योंकि मुझे पता है टू द पॉइंट चलना है, वही डालना है, वही पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है। पहले टॉपिक में सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रकृति पढ़ना, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना ही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट करना, प्रकृति क्षेत्र उपयोगिता, और वहां भी अप्लाइड प्रश्न आ सकते हैं, समझना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो यहां केवल बाकी चीजें पढ़नी नहीं, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था और कोई चीजें, वंशानुक्रम, वातावरण, कुछ नहीं पढ़ना, मैंने सब हटा दिया इस बार। टू द पॉइंट, मतलब एनालिसिस ये होता है कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो केवल किशोर अवस्था का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई विकासात्मक विषय, केवल भाषात्मक इस बार नया जोड़ा गया है, तो केवल किशोर अवस्था पे फोकस करना है। और स्पेशल सिद्धांत कोलब्रग का, एरिक का किशोर अवस्था से जुड़े हुए, ब्रॉनफेन बैनर, केवल किशोर अवस्था से जुड़े हुए सिद्धांत ही पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ना है। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया है इसको, और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस बार डाला है। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, सामाजिक संज्ञानात्मक, संरचनावादी अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आपको अधिगम में वो नहीं पढ़ना, अधिगम के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम पठार, लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ना ही नहीं है इस बार। केवल ही पढ़ना है अधिगम ये होता है व्यवहारवादी सिद्धांत, आईपी पावलोव, स्किनर, सीएल हल, थॉर्नडाइक, गुथरी। फिर संज्ञानवादी में पियाजे, वाइगोत्स्की, 5P7E, निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, डेविड आसुबेल, बांडुरा, ये सीधे डायरेक्ट पढ़ने हैं। फिर निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो गया, 5P7E, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट। इनके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, टू द पॉइंट चलना है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। जो सिलेबस में हेडलाइन है वो ये अधिगम में पढ़नी है। मैंने इस बार वैसा ही डाला है, पूरा का पूरा टू द पॉइंट। यद्यपि उसमें कुछ चीजों को डिटेल डाला है, क्योंकि आरपीएससी ने अभी हाल में ही कुछ बिंदुओं के बहुत अंदर से प्रश्न पूछे गए, जैसे नैतिक विकास को चेंज कर दिया है, तो इस बार किताब में अपडेट है। किताब मार्केट में जो आ रही है, बड़ाई नहीं कर रहा मैं, आप देखना उसमें नैतिक विकास का वही पुराना मैटर है। मैंने नैतिक विकास का ट्यूलिक का जो सिद्धांत है वो इस बार आया है तो वो डाला है। आपको थोड़ी सी समझ बनानी पड़ेगी नई चीजें क्या आ रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन इन्होंने हटा दिया, लेकिन समायोजन हटा नहीं है, एनालिसिस करोगे समझ में आएगा। मेंटल हेल्थ पढ़ना, लेकिन मेंटल हेल्थ की कल्याणकारी विधियां, कल्याण बनाए रखने की विधियों में समायोजन की जो डिफेंस मैकेनिज्म वो आएगा। तो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां मैंने यही जोड़ी हैं, मानसिक स्वास्थ्य के साथ आपको मिला के पढ़ना है। बाकी वही कंटेंट पढ़ना है जो काम का डाला है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक और कल्याण बना, बाकी कंटेंट मैंने हटा दिया है। और लास्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। पहले इमोशनल इंटेलिजेंस था, अब इस बार एससीएल जोड़ा है, और एससीएल कोई नया टॉपिक नहीं है। एससीएल की 5 दक्षता याद करनी है, एससीएल का विकास क्या है, बस इतना सा मैटर है। तो ये टोटल साइकोलॉजी के 5-6 टॉपिक हैं। 5 प्रश्न आने हैं आपके, 6 प्रश्न आने हैं, जो भी आने हैं, तो वो टू द पॉइंट पढ़ना है, बहुत ज्यादा टाइम इसको देना नहीं है। जहां सिलेबस में बिंदु, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई बिंदु नहीं पढ़ना है। और इस वर्तमान किताब में मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। ये साइकोलॉजी होगी। फिर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के भी टोटल वही 5 या 6 प्रश्न आने हैं। तो क्या मैनेजमेंट के लिए सर कितना टाइम दें, कितना पढ़ें? अब मार्केट में मैनेजमेंट की किताबें आप देखना, लगभग 200 पेज की, 250 पेज की किताबें आ रही हैं, 210, 215, 220 पेज। आप ये बताइए 5 से 6 प्रश्नों के लिए 200 पेज पढ़ना क्या सही है?
पॉसिबल ही नहीं है। साइकोलॉजी के अपने किताब निकाली है, उसमें आईसीटी पेडागोजी के 10% प्लस साइकोलॉजी के 5 या 6%, ठीक है, टोटल 30 नंबर का पार्ट है, उसके 190 पेज निकाले हैं। अब केवल मैनेजमेंट के लिए 200 पेज मतलब कंप्लीटली मूर्खता है। एनालिसिस कीजिएगा मैनेजमेंट का, समझ में आएगा। शैक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट सेम वही रखा है, केवल सामाजिक संगठन ये इग्नू के नोट्स से एज इट इज उठाए इन्होंने। बाकी सेम वही चीजें आपको पढ़नी है, परीक्षण निरीक्षण का अंतर पढ़ना है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पे लास्ट आपको आधे पेज के नोट्स बनाने हैं, 1 पेज के नोट्स बनाने हैं। इसे नहीं बनाने, प्रबंधन अवधारणा कार्य सिद्धांत में प्रकृति, लुथर गुलिक और उर्विक को स्पेशली समझना है, बाकी चीजें छोड़ दें। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ सकते। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य पिछली बार पढ़ा था, सेम है। RSCRT ढंग से पढ़ लें, माध्यमिक बोर्ड ढंग से पढ़ लें, और SIQE इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। तो बाकी अनावश्यक मत पढ़ो, जो फैक्चुअल हैं चीजें, जो कंटेंट आपने पिछली बार पढ़ा सेम। मैनेजमेंट की किताब आप नहीं लाते हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप पुराने वाली किताब में टॉपिक सेम टू सेम है। केवल NEP 2020 के नए निहितार्थ और RT 2009 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो NEP 2020 तो आपको वैसे भी पढ़ना है, ग्रेड 3 EMRS सब में आता है। तो NEP 2020 तो चाहे मेरी वाली रीट वाली किताब देख लो, चाहे वो बेस्ट तरीके से करवा रखी है, या जो भी कंटेंट आपने डाल रखा है, मतलब इन 2 टॉपिक ढंग से तैयार कर लो। अब कई किताबों में RT 2011 डाल रखा, नहीं पढ़ना भाई। RT 2009 है, 2009 पढ़ लिया तो 11 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ना अपने को। कई किताबों में दीक्षा राइज भी डाल दिया है, दीक्षा राइज हटा दिया तो क्यों पढ़ना है, सिलेबस में आएगा ही नहीं। आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में है, SCRT BSCR SIQE ढंग से पढ़ लो। कई किताबों में समग्र शिक्षा अभियान डाल रखा है, समग्र शिक्षा अभियान नहीं डाल रहा है इस बार सिलेबस में, छोड़ो ना उसको। मतलब सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ेगा, टू द पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 200 पेज नहीं पढ़ सकते, मात्र आपको इसके लिए 50 या 55 या 60 पेज के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, या लास्ट 100 पेज आप पढ़ सकते हो। इससे ज्यादा आप जा रहे हो तो इसका मतलब मूर्खता कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। कहीं ना कहीं शॉर्ट एंड स्वीट बनना पड़ेगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मेरे लिए इसमें क्या प्रासंगिक है। किताबें इसमें SS यादव की आती है, लेकिन वो बहुत लेंदी है, और वर्तमान प्रश्नों के हिसाब से कोई, मैं नहीं कहूंगा कि इतनी डिटेल्ड किताबें पढ़नी चाहिए। आपके पास जो भी कंटेंट SS यादव की है, पिछली बार जो हमने भी निकाली थी, हम भी एक निकालेंगे, 101 पेज लास्ट निकालेंगे उसमें। तो आप जो भी किताब लो ना, उसमें देख लो कि आपके पास मैटर पड़ा है, जो नए टॉपिक जुड़े हैं। एक तो शिक्षा में सामाजिक संगठन और NEP 2020, बाकी तो सेम टू सेम ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। नवाचार सगले हटाई दिए, तो वहां नई चीजें आती हैं तो वो हटाई दिए, तो जरूरत ही नहीं है। तो वही सेम कंटेंट रखिए, उसमें 2-3 चीजें ऐड कर लीजिए, बाकी किताब निकालेंगे तो हम भी, लेकिन हो सकता है टाइम लग जाए 10-15 दिन, या और उससे बढ़िया कोई छोटी सी किताब आती है तो आप कोई भी ले लो। ये स्कूल मैनेजमेंट हो गया। फिर आपके ICT वाला पार्ट आता है सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें क्या किया इन लोगों ने, ये मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। सिलेबस लगभग चेंज कर दिया इन्होंने। संप्रेषण में इन्होंने पिछली बार रणनीतियां डाल दी हैं। अब रणनीतियां पिछली बार ही मैंने किताब में डाल रखी थी, इस बार थोड़ा और ढंग से उनको डाल दिया है। तो कम्युनिकेशन वो सेम पढ़ना है, प्रकार ढंग से पढ़ने हैं, लेकिन उसकी रणनीतियां शाब्दिक और अशाब्दिक के नया बिंदु जोड़ा है, जो पिछली बार भी किताब में डाल रखी थी, इस बार मैंने डिटेल से डाला है। तो ये नया याद रखना। शिक्षण मॉडल में केवल आपको 4 ही मॉडल पढ़ने, याद रखना। अब मार्केट में कुछ किताबों में पुराने वाले भी डाल रखे हैं, नहीं पढ़ने आपको। डायरेक्ट, अग्रिम, एडवांस ऑर्गेनाइजर, इंक्वायरी और सम ग्रुप इन्वेस्टिगेशन और नॉन डायरेक्टिव, 4 मॉडल पढ़ने हैं, और चारों को डिटेल से पढ़ना है। ये 4 ही मॉडल पढ़ने हैं, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है टीचिंग मॉडल पे। डायरेक्ट 4 पढ़ो, बाकी कितने परिवार हो कुछ नहीं पढ़ना। मैंने इस बार एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ये डाला है, चारों को डिटेल से डाल दिया है लेटेस्ट पैटर्न से। केवल ये 4 पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ना है। तो अनावश्यक कंटेंट एक भी मत पढ़ना, जो सिलेबस में हट गया वो नहीं पढ़ना। जैसे पिछली बार कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था, उसके ना पर्सन देखने ना उसका बिंदु पढ़ना, नाम ही नहीं पढ़ना अपने को। क्यों पढ़ना, सिलेबस में है ही नहीं। RPC सिलेबस से बाहर पर्सन नहीं पूछती। तीसरा टॉपिक टीचिंग लर्निंग एड वाला, ये सेम टू सेम रखा है, बस एडगर डेल के अनुभव संकुल थोड़ा डिटेल्ड किया है मैंने, क्योंकि पिछली बार प्रश्न आए। कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिटेल किया है, क्योंकि पिछली बार हटके प्रश्न पूछे गए, तो थोड़ा सा अपडेट किया है मैंने इसमें। बाकी सेम टू सेम टॉपिक है। और चौथा टॉपिक इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग था। कोऑपरेटिव लर्निंग एज इट इज वही रखा है इन्होंने, कोई डिफरेंट नहीं किया कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग सेम टू सेम रखा है। टीचिंग सामाजिक इसके जस्ट बाद में था, ठीक है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग सेम रखा है, बस कोऑपरेटिव लर्निंग में 2 नई मेथड्स मैंने जोड़े हैं इस बार मैटर में, क्योंकि उन पे प्रश्न आ सकता है रणनीतियों पे, तो वो थोड़ा सा अपडेट किया है, बाकी सेम टू सेम है। फिर आपका जो लास्ट सेकंड यूनिट है, उसमें क्या जोड़ा है, ICT और डिजिटल शिक्षा की अवधारणा। डिजिटल शिक्षा में वही चीजें जो ICT पढ़ते थे, मतलब ICT क्या है, ICT के प्रयोग क्या है, ICT के भाग क्या है, डिजिटल शिक्षा की अवधारणा क्या है, डिजिटल शिक्षा में सब कुछ आ जाता है। तो ये कंप्लीटली वही सेम बिंदु है, बस डिजिटल शिक्षा की अवधारणा जोड़ के ICT को इन्होंने ब्रॉड कर दिया है।
समझ गए? पढ़ना आईसीटी है। अब पिछली बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम था, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो इस बार भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टीचिंग लर्निंग एड का पार्ट है, लेकिन प्रणाली उपागम नहीं पढ़ना। तो प्रणाली उपागम को मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लगभग आधे पेज में डाला है, वो इस बार नहीं पढ़ना आपको। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार नहीं पढ़ने आपको, जो कंटेंट सिलेबस से हटा दिया उसको नहीं पढ़ना है, तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, मैंने डिटेल में डाला है। बस स्पेशली आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझना, आईसीटी का अवधारणाएं, लाभ, हानियां, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इस बार नया डाला है। तो ई लर्निंग बहुत चर्चित है, ई लर्निंग के प्रकार क्या हो सकते हैं, वर्चुअल लर्निंग क्या है, इसके लाभ क्या है, हानियां क्या है, ये डिटेल टॉपिक डाला है। तो इसको इस बार डिटेल से आपको ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, समझने वाले टॉपिक है, किए जा सकते हैं, यद्यपि ये पहली बार जोड़े गए। तीसरा टॉपिक ये भी एकदम नया जोड़ा गया है, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन वही है जो पिछली बार हमने सीएल पढ़ा, सीआई पढ़ा, लेकिन केवल सीएल सीआई पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा प्रौद्योगिकी का एकीकरण क्या है, कक्षा शिक्षण में क्या प्रयोग हो सकता है। ये कंप्लीटली मैंने बहुत नए सिरे से और बहुत अच्छी किताबों से अपडेट किया इस मैटर को। तो ये केवल सीएल और सीआई तो पढ़ने ही पढ़ने अपने को, लेकिन प्रौद्योगिकी एकीकरण होता क्या है, मूल्यांकन में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, टीचिंग में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, जो लेटेस्ट चीजें जितनी भी आ रही हैं वो सब इसमें समावेश किए हैं, चाहे वो एआई का प्रयोग हो, चाहे और चीजें हो, वो सब इसके अंतर्गत डाली गई हैं। तो ये तीनों टॉपिक एकदम से चेंज किए इन्होंने। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया मैटर है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। किताब में लगभग ये मान के चलो कि 50 पेज में पूरे टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। ये आपका ग्रेड फर्स्ट का फर्स्ट पेपर प्लस आईसीटी पेडागोजी, ये टोटल अपना पार्ट है, और इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है, यदि आप बहुत गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करते तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर करना। फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत मेहनत हम लोग इसमें कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है ये। तो ये प्रयास था मेरा आपको समझाने का, कितना समझ में आता और कितना फायदा उठाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये पूरा एनालिसिस था फर्स्ट पेपर का। थैंक यू।